Excel। वेलकम बैक। अब्दुल वहाब ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स इस वक्त सामने आ गए हैं बजट के हवाले से, जो सेलियन फीचर्स हैं वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूं, फिर ज़रा उसके ऊपर आपका तज्जिया। नो इंक्रीज ऑफ ड्यूटीज़ ऑन इंपोर्ट ऑन इसेंशियल आइटम्स, जो अशियाए ज़रूरिया हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं। फिर ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इनकरेज द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट। हुकूमत कह रही है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल ज़रूर दिए। फिर इंसेंटिव फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, कुछ हमने कहा कि ज़राई बीज है, जो बीज वगैरह उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं होगी। फिर प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, और फिर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है जिनके ऊपर या गाइडिंग लाइंस है जिनके ऊपर ये बजट तैयार किया गया। कैसा देख रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी, वहाब साहब सुन रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द जी बिल्कुल, मेरे को आपकी आवाज़ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। बजट में देख रहा हूँ, जो न्यूज़ मेरे पास आ रही हैं अब तक, जो अपडेट्स हैं, लेकिन जैसे अब्दुल कादिर मेमन साहब ने फरमाया कि जो रेवेन्यू मेजर्स उन्होंने दिए हैं 9,200 अरब और प्लस 2 ट्रिलियन के एक्स्ट्रा जो नॉन डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से, तो एक्सपेंडिचर्स को मीट करना थोड़ा मुश्किल है। सेकेंडली, उन्होंने किसी भी किस्म की ये मेजर्स नहीं बताया कि जो टारगेट्स उन्होंने फिक्स किए हैं 9,200 अरब के, ये मीट कैसे करेंगे, ठीक है ना। इन्होंने मेजर्स उन्होंने दे दिए, लेकिन उसके हवाले से कोई टारगेट सेट नहीं किए इस हवाले से। सेकेंडली, मैं देख रहा था आईटी सेक्टर को उन्होंने काफ़ी उन्होंने बूस्ट दिया है, काफ़ी रिलीफ दिया है। कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन को उन्होंने काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड किया है। और सेल टैक्स में मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ रेवेन्यू मेजर्स ऐड किए हैं, कुछ पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से। जो टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर को उन्होंने रिलीफ प्रोवाइड किया था 12% वाला, वो शायद मेरे ख्याल सब खत्म हो जाएगा, वो वापस बढ़ जाएगा, उसमें इंक्रीज़ है। और कोई खास बजट नहीं है बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से जिसमें हम ये कह सकें कि ये बहुत अच्छा कॉस्मेटिक कह सकते हैं, कॉस्मेटिक कह सकते हैं, कॉस्मेटिक बजट, कॉस्मेटिक कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। ऑब्वियसली उसको देखते हुए उन्होंने थोड़ा उसको कॉस्मेटिक किया है, कुछ रिलीफ दिया है, कुछ रेवेन्यू मेजर्स डाले हैं। नॉन एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो हमारे पास जो टैक्स बेस हमारा जो है वो बहुत शॉर्ट है, उसको बढ़ाने के हवाले से, उसको इंक्रीज करने के हवाले से, न्यू टैक्स पेयर्स को सिस्टम में इंडक्ट के हवाले से कोई मेजर्स इसमें मौजूद नहीं है। Exactly. ये जो बात की जा रही थी, सर स्पेशली जिस तरीके के टैक्सेस हैं और माइक्रो मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, उससे आपके लोग जो हैं वो टैक्स के निज़ाम से बाहर निकल रहे हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें जो हैं वो बैंक ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी हैं। मैं चाहूँगा चीज़ अच्छी नजर आ रही है, जैसे डॉलर के हवाले से है, जैसे सॉरी डॉलर के हवाले से ये है कि $1 लाख, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है हमारे पास, डॉलर की फॉरेन रिजर्व्स की जो कमी है। हमारा जो रिजर्व है वो $4 बिलियन से भी नीचे आ चुका है। तो ये एक मेजर मैं आपको जरा होल्ड करना चाहूंगा। एक खबर मैं शेयर करूं, खबर से मतलब कुछ चीजें जो सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 50,000 रुपए से जायद की जो बैंक ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर 8.6% टैक्स आयद होगा। ये टैक्स नॉन फाइलर्स पर आयद होगा। विफाकी बजट में मुतबादिल तवानाई के पार्ट्स पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। गाड़ियों के हवाले से कहा जा रहा है उनकी कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है। फाइनेंस बिल के मुताबिक सोलर पैनल्स, अशिया और मशीनरी को ड्यूटी फ्री कर दिया गया। इन्वर्टर्स और बैटरीज पर भी कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। आईटी से मुतालिक सामान पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी। ज़राअत से मुतालिक भी अहम मराद जो है वो तजवीज़ की गई हैं। राइस मिल मशीनरी के लिए खाम माल और टूल्स की दरामद पर इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। 75 किलोवाट्स हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स की दरामद पर ड्यूटी 15% कर दी गई। फाइनेंस बिल के मुताबिक ट्यूबवेल की दरामद पर 10% ड्यूटी होगी। मछली और झींगे की तिजारती पैदावार पर ड्यूटी 0 कर दी गई। बजट में फार्मा कंपनीज की सहूलत दी गई है। इस हवाले से और हमारे पास अब्दुल कादिर मेमन साहब भी मौजूद हैं। मेमन साहब, आप भी वही सारी चीज़ें इस वक्त पॉइंट आउट कर रहे हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस वक्त नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। जी आ जाएं ज़रा पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, मैं सबसे बड़ी जो मुझे ये जो 5 प्रिंसिपल्स जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिस पे ये कहा गया है, ज़ाहिर बात है अभी चूँकि बजट आएगा, फिर उसके जो खदोखाल होंगे, उसके जो कंडीशंस होंगी, जो भी होगा
उस पर तो बहरहाल हम स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे, बट अपीरेंटली जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स नज़र आ रहे हैं उसमें ये है कि सबसे पहले कि एसेंशियल आइटम जो भी हैं वो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी पे उसकी कोई चीज़ ना बढ़ाई जाए। अच्छा, एसेंशियल आइटम में ये दाल चावल, ये जो जो भी एक आम आदमी के इस्तेमाल में चीज़ें होती हैं उसमें दवाइयाँ भी शामिल होती हैं। यहीं पे ज़रा रऊफ साहब की थॉट लेते हैं जी। एसेंशियल आइटम की इंपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटी में इजाफा नहीं हो रहा, अच्छी खबर, लेकिन ड्यूटी में इजाफा तो नहीं हो रहा। हाँ। पॉलिसी जब हमारे यहाँ जब डॉलर नहीं मिल रहे थे, स्टेट बैंक पे जो मसाइल हुए थे 6 महीने पहले, हाँ। जब दालों की इंपोर्ट आपने साल की पहले ही कर ली 6 महीने के अंदर, अब आप उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे कि अब मजीद इंपोर्ट नहीं करना है हमने? नहीं तो आप समझ रहे हैं कि इतनी इंपोर्ट हो चुकी है या 1 साल की हो गई है भाई। कहाँ है ये माल? सारा गोदाम में भरा हुआ, अभी भी पोर्टों पे है। देखिए हमारे तो सस्ता क्यों नहीं हो रहा? देखिए मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। जब आपने मंगाया और लोगों के जहन में एक ही था कि $350 हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा डॉलर, हर आदमी ने यही सोचा कि इंपोर्ट कर लें। अब इंपोर्ट करके हमारे पोर्टों में माल पड़ा है और जो एलसी के डॉक्यूमेंट तो छूट ही जाएंगे, जो माल छुड़वाना है इनको, लेकिन सीएडी कलेक्शन अगेंस्ट डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सपोर्टर आपको समझो उधार ही देता है। जब वो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, जहाज लगेगा, फिर पैसे भरने, वो माल भी आया जा रहा है। लेकिन इतना माल आ रहा है और जो रशिया के रास्ते आपको दालें मिलेंगी अब, तो अब आपको मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल 3 महीने के लिए आप इसको रोकें और ऑयल सेक्टर आप ले लें, अभी तेल की। लेकिन तेल कादिर साहब, डू यू एग्री विद दिस कि इतना हमारे लिए तो बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज है कि इतना माल पाकिस्तान में आया हुआ है, पोर्ट पे पड़ा हुआ है कि 3 महीने के लिए कह रहे हैं इंपोर्ट बैन कर दें, बैन करें जी। देखिए मैं गुजारिश ये करूं कि ये जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया है और मेरे ख्याल में इसमें पॉलिटिकल विल भी गवर्नमेंट ने दिखाई है, और वो ये है कि हम बॉर्डर का जो हमने अभी शुरू किया है अपने नेबरिंग कंट्री के साथ, जिसमें आपने देखा तजाकिस्तान वाले के साथ जो कि 50 साल पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसकी भी जो है वो रोड जो है वो शुरू हुई और वहाँ से फर्स्ट कंसाइनमेंट भी निकला। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बॉर्डर सिस्टम के तहत हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे चीज़ें काफ़ी सस्ती आएंगी। मुझे लगता है कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत भी बहुत हद तक जो है वो कम होगी, क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान में या इधर देखें तो ईरान से जो पेट्रोल आता है वो कंपैरेटिवली अच्छा भी होता है और उसकी प्राइस भी बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रऊफ साहब बात कर रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल मुल्क को देखना चाहिए, और ये हमें इक़दाम जो हैं उसको रेगुलरली देखते रहना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज़ें। दूसरी इमरान साहब, मैं अगर इजाज़त दें तो मैं एक और बात भी आपसे करूँ कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि इस फ्लड के बावजूद भी हम गंदम की हमारी जो क्रॉप होगी वो इंशाल्लाह बम्पर क्रॉप होगी और हमारे पास जो है वो एक्सेस अवेलेबल होगा। ऑन व्हाट बेसिस सर? आप जो कह रहे हैं ना, क्योंकि मुदाखलत का बोले एक सेकंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि कल एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, उन्होंने कहा कि अमूमन ऐसा होता है कि फ्लड के बाद ज़मीन जरखेज़ हो जाती है, बड़ी सॉइल हो जाता है, लेकिन इस मरतबा ज़मीन ख़राब हो गई है, वो ख़राब हो गई है ज़मीन। जी मैं आप बताता हूँ आपको। कादर भाई ने बोला जी बम्पर फसल होगी गंदम की, ठीक है, बराबर है, आप उसको बम्पर नहीं कह सकते, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन रशिया से जो गंदम आ रही थी मेरे से आप पूछें तो वो $330 और $350 तक पहुंची। आज $230 में आपको रशिया दे रहा है। आप दालें इंपोर्ट करने जा रहे हैं वहाँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बर्मा, आपको रशिया के रास्ते आपको हर चीज़ मिल रही है बॉर्डर से, आप डॉलर क्यों खर्च कर रहे हैं? दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, लेकिन आपकी दूसरी बात बाद में लूंगा, पहले एक बात और जरा ले लूं कि बजट लेट क्यों हो रहा है? अमूमन ऐसा होता नहीं है, हमने देखा कि जब बजट होता है तो वो फाइनेंस होता है सर, अभी आजकल रियायतें कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, रियायतें कर रहे हैं, जेब से निकाल रहे हैं तो बहरहाल जरा देखते हैं, इस्लामाबाद चलते हैं। पॉइंट एक ले लें, मैं रेहान शेख से पहले पूछ लूं कि वहाँ पे हो क्या है। बंद करें। हाँ बोले। देखिए हमारे ऑयल सेक्टर में जो हमारा जो खाने पीने का ऑयल है उस पर हमारा समझो करोड़ों डॉलर ज़ाया हो रहा है। सरसों की फसल 40 साल में रिकॉर्ड फसल हो गई। ठीक है, सरसों अब आपका सनफ्लावर रिकॉर्ड फसल हो गई। हमारे जो प्राइस थे मैं कथा कलामी होती है, इस बजट में वो विड्रॉ कर लिया उन्होंने। अच्छा, मैं आप दोनों से जरा कथा कलामी करूंगा। मैं चलूंगा इस्लामाबाद रेहान शेख। अच्छा अभी रुके एक सेकंड, जरा रेहान इस्लामाबाद देखे ना वहाँ पे क्या चल रहा है। इस्लामाबाद में रेहान शेख हमारे साथ मौजूद है। रेहान, लेट क्यों हो रहा है बजट? वो तो 4 बजे का टाइम था और प्राइम मिनिस्टर अभी काबीना से इजलास करके खिताब करके भी गए। डार साहब, क्या कुछ लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस हो रही है, क्या हो रहा है?
था। रेहान शेख हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, देखिए कौमी असम्बली का जो इजलास था उसमें एजेंडे के मुताबिक 4 बजे का वक्त था और 4 बजे इजलास शुरू होना था और उसमें वज़ीर ख़जाना इरफान साहब ने मालियाती बिल 2023-24 की जो कापी है बिल पेश करना था। और अभी अगर हम बात करें तकरीबन 5:30 हो चुके हैं, अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इजलास शुरू नहीं हुआ। उसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वफाकी काबीना का इजलास जो कि 2 और 2:30 के दरमियान होना था। रेहान शेख, आपकी आवाज़ मैं सही तौर पर नहीं सुन पा रहा हूँ। 1 मिनट के तौक़ुफ़ के बाद आपसे दोबारा ज़रा रब्ता करेंगे। ताहम इस दौरान और ये ज़रा फाइल फुटेजेस थी, मैं ये समझा कि शायद खिताब शुरू हो गया। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। डार साहब अब से कुछ देर में जो है वो शुरू करेंगे। जी रेहान, आप मौजूद हैं? नहीं, रेहान से जैसी बात होगी दोबारा आएंगे। जी देखिए, आप जितनी भी सब्सिडी देना चाह रहे हैं ना अनाज पे भी आप दे दें फ्लोर मिल वालों को, वो सब्सिडी कहाँ जाती है? या फूड डिपार्टमेंट, उसका 10% आवाम को नहीं मिलता है, 90% तो जेबों में जाता है। वो सब्सिडी ख़त्म करें। यूटिलिटी स्टोर जिस पे 30 अरब की आपने सब्सिडी दे दी है, उधर जाएं, देखें दालें महंगी हैं, वहाँ झाड़ू भी बेच रहे हैं, वो साबुन भी बेच रहा है, शैम्पू भी बेच रहा है। और 502 यूटिलिटी स्टोर है पूरे पाकिस्तान में 24 करोड़ में, और वो भी पोर्श इलाकों में। गरीबों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ये सब जो सिस्टम है ना, ये बस्ट है। ये सब खत्म होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन वहाब सिद्दीकी साहब, वहाब साहब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है ये साहब कि सब्सिडीज जो हैं जिनको मिलना चाहिए उनको मिलती नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट का, गवर्नेंस का ज्यादा इशू है हमारे यहाँ? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ पर सब्सिडीज उन्हीं को मिल रही हैं जो आपके टॉप नीचे हैं। एग्रीकल्चर को उन्होंने स्टिल मजीद उन्होंने सब्सिडाइज किया हुआ है। जो हमारा लोअर तबका है उन्हें कोई, जो लास्ट ईयर उन्होंने जो रिपेट्स थी सारी जो उन्होंने रिमूव की सारी, उन्हें उसको बहाल करना चाहिए था। अलाउंसेस होते हैं वो बहाल करने चाहिए थे। क्रेडिट्स जो उन्होंने दिए थे, टैक्स क्रेडिट्स, वो बहाल करने चाहिए थे, वो उन्होंने कोई बहाल नहीं किए हैं। ये है कि उन्होंने यूथ के हवाले से कुछ, मेरे ख्याल से देख रहा था, मैं पढ़ रहा था अभी, तो यूथ के हवाले से उन्हें कुछ इकदाम लिए हैं रिलीफ मेजर के अंदर। और IT सेक्टर को इस दफ़ा बजट में ज़्यादा वेटेज मिल रही है। जैसे वज़ीर आज़म ने भी स्पीच के अंदर भी कहा था कि IT सेक्टर को उन्होंने काफ़ी वेटेज दी है। फार्मास्यूटिकल, सोलर पैनल्स के हवाले से चीज़ें हैं, तो चंद सेक्टर्स को ज़्यादा वेटेज दी गई है। लेकिन ओवरऑल बहुत सारे एरियाज स्टिल जो है अनटच हैं, जहाँ लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और जहाँ ये लोग रिलीफ दे रहे हैं वो वही बात है जो सर ने भी कहा कि ये प्रॉपर पास ऑन नहीं होगा। वो इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वो आगे पास ऑन नहीं करते। स्टिल चीज़ें बहुत महंगी हैं, महंगाई भी और बढ़ेगी। ओके जी, कादिर मेमन साहब आपकी तरफ आता हूँ। और कुछ खबरें आई हैं, अब तो जैसे जैसे खबरें आई हैं हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर सुपर टैक्स, 15 करोड़ की आमदनी के ऊपर सुपर टैक्स, गुड और बैड? देखें मेरी गुजारिश ये है कि इसमें सुपर टैक्स जो है वो किसी तरह भी जिस तरह से इसको लगाया गया है और जिस फ्रेमवर्क में इसको लगाया गया है, मेरे ख्याल में वो एक मुनासिब फ्रेमवर्क, उसकी एक सोच जो है वो एक मुनासिब नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है जब भी कभी कौम को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो ज़्यादातर उनकी कोशिश ये होती है कि इसमें जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। लेकिन जिस तरह इसको लगाया गया है और जिस पैराए में लास्ट ईयर लगाया गया है, उस पैराए ये था कि एक स्टॉक एक्सचेंज की एक लिस्ट को निकाला गया और फिर उसमें ये देखा गया कि किन किन कंपनियों ने ये प्रॉफिट्स किए हैं और किन किन सेक्टर्स ने किए हैं और उसके मुताबिक उन पर सुपर टैक्स लगाया गया। मेरे ख्याल में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, गवर्नमेंट की कोशिश ये होनी चाहिए कि हर शख्स जो है जो कमाने वाला है उसको और उसकी मदद की जाए ताकि वो और कमाए। और उसके अंदर हम ऑलरेडी 29% का अगर कंपनी है और अगर इंडिविजुअल है तो 35% के गवर्नमेंट शेयर होल्डर होती है। तो कोशिश हम गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए और उसको ये फैसिलिटेट करना चाहिए कि जी आप जो है वो ज़्यादा कमाएं, आपकी जो मुश्किलात हैं उसको हल करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि जब वो ज़्यादा कमाएंगे तो उस पर ज़्यादा टैक्स भी देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर जो है वो हर तरक्की याफ्ता और हर तरक्की पजीर ममालिक में ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा वसी समझा जाता है। अच्छा, कुछ रिकमेंडेशन ज़रा और आई हैं बजट के हवाले से? आपको डॉक्यूमेंट जिसके नहीं है, जो टैक्स पेयर हैं उनको तो टैक्स दिया जा रहा है। जो
है ही नहीं टैक्स में। हाँ। और उन्होंने आज तक लोकर समझ लें या कहीं 5,000 वहाँ दिए कि 5 लाख वहाँ देने, 10 लाख वहाँ देने, वो केस ट्रांसलेट हो रही है। हाँ। वो डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है उनका। और वो जो आप समझ रहे हैं कि बजट में तो उसको शामिल ही नहीं किया गया कि भाई अभी देखते हैं ना डॉक्टर साहब, मासी इमरजेंसी तो लगाए ना। डॉक्टर साहब क्या लेकर आते हैं, क्या जरा कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि 15 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स जो है वो फाइनेंस बिल में जो है ये तजवीज़ पेश की गई है। 15 करोड़ की आमदन के ऊपर सुपर टैक्स जो है वो नाफिज किया जाएगा। बिजली की पैदावार के हवाले से भी ये कहा गया कि बिजली की पैदावार और इसकी तरसील पर टैक्स लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ बाहर खाना खाने और क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर अदायगी पर 5% सेल्स टैक्स आयद होगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं और इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि 15 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स आयद होगा। फाइनेंस बिल में तजवीज़ पेश किया, बिजली की पैदावार और तरसील पर टैक्स लागू नहीं होगा और साथ ही साथ बाहर खाने और क्रेडिट या डेबिट कार्ड की अदायगी पर 5% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर तो मैं बात करूंगा, लेकिन सर जरा रेहान शेख से राब्ता बहाल हुआ और उनसे हम पूछें कि वहां का राब्ता क्यों नहीं बहाल हो पा रहा, बजट अभी तक पेश करने में क्यों ताखिर हो रही है। जी रेहान। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आज वफाकी काबीना का इजलास होना था, वो 2 बजे का उसका वक्त था, वो ताख़ीर से शुरू हुआ, काफ़ी लंबा इजलास उनका चला। उसके बाद कौमी असम्बली का जो इजलास जिसमें मालियाती बिल 2023-24 को पेश करना था, 4 बजे का वक्त था। चूँकि 4 बजे वफाकी काबीना का इजलास चल रहा था, अहम फैसले अंदर किए जा रहे थे, उसकी वजह से ताहाल जो है अभी तक कौमी असम्बली का इजलास में बजट पेश करने की जो कार्रवाई अब तक ना हो सकी। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उस पर डिबेट जारी है। बतलाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से काफ़ी भरपूर जो है वो केस खुद से लड़ा है और कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में खातिर ख्वाह इजाफ़ा किया जाए। हमें अंदाज़ा है कि महंगाई की वजह से सरकारी मुलाजमीन कितने बेबस हैं। ये वो इस वक्त नहीं, सिर्फ सरकारी मुलाजमीन ही बेबस है, जो सरकारी मुलाजमीन नहीं है उनका कोई वाली वारिस नहीं है, ये क्या मतलब हुआ रेहान? जी बिल्कुल, देखिए ओवरऑल तो उन्होंने जो अभी वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की उस पे उन्होंने एक जो ज़राअत के शोबे पे जो बिलासूद कर्ज़े हैं उसके अहाता बढ़ाने की बात की, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों की बात की। साथ में ये कहा हमें अंदाज़ा है महंगाई से हर शख्स परेशान है, बिलखुसूस सरकारी मुलाजमिन को उन्होंने कहा कि इसमें सागदार की तरफ इशारा करके किन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। वफाकी काबीना का इजलास काफ़ी तूल पकड़ा, वज़ीर ख़जाना ने भी अंदर स्पीच की, वज़ीर आज़म ने स्पीच की। इस वफाकी काबीना के इजलास से कबल जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार हैं उन्होंने गैर रस्मी इजलास भी किया, जिसमें सेक्रेटरी ख़जाना और चेयरमैन FBR के अलावा मेम्बरान जो FBR के जो मेंबर्स हैं वो शामिल थे। बुनियादी तौर पर उन्होंने ब्रीफिंग ली और तमाम चीज़ों को ओवरऑल सामने रखा और कहा कि अभी वफाकी काबीना का इजलास है, इसके अंदर हतमी मंजूरी दी जाएगी। तो इसके अंदर महंगाई तो है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, किस तरह करना, क्या करना है वफाकी काबीना ने हतमी जो मंजूरी देनी है। अब क्या उम्मीद है, क्या तवक्का है, कितनी देर में शुरू हो जाएगा इजलास? देखिए इजलास का टाइम तो 4 बजे था और बतलाया ये जा रहा है कि शायद अब से आधे घंटे के अंदर ये इजलास जो है वो शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया, रेहान शेख हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है कि देर हो रही है, ये देर हो रही है तो किस वजह से हो रही है ये भी आज की इस स्पीच से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।